नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम उनकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। जनसारथी टीवी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर आया हूं, ये टीवी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपकी राजनीति का उद्गम कहाँ से हुआ? तो मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाता है? हम लोग तो खानदानी रूप से कांग्रेसी रहे, आंदोलनों में हिस्सा लिया, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में हिस्सा लिया। हमारे बड़े बाबा जो हैं सहारनपुर के चेयरमैन रहे, वो 11 साल लगातार चेयरमैन अर्जुन सिंह पुंडीर साहब। इस तरीके से कांग्रेस और राजनीति तो हम लोगों के उसमें बसी हुई है। पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो पिथौरागढ़, चंपावत, तमाम पहाड़ी जिलों में रहते हुए फिर लखनऊ में आकर के हम लोग आ गए, तो यहाँ पे राजनीति शुरू हो गई छात्रों से लेकर के। तो शुरू से आप कांग्रेस से संबद्ध रहे हैं या बीच में कोई राजनीतिक दल भी? हमारा पूरा खानदान शुरू से कांग्रेस से संबंधित रहा है और कभी और किसी उसमें नहीं। हाँ, मित्रता अपनी जगह पे, छात्र आंदोलनों में सहयोग लेना देना अपनी जगह पर है जी, लेकिन पार्टी सिर्फ कांग्रेस। तो कांग्रेस की क्या बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? क्योंकि कई बार ऐसे दौर आते हैं जब समय आता है, समय बदलता है, पार्टी कहीं पिछड़ती है तो लोग दल बदल करते हैं, लेकिन आपने नहीं बदला। देश को जब भी आप देखिए ना, इस देश की खूबसूरती को देखिए, तो उसकी खूबसूरती संविधान में है। और जब आप संविधान की बातें करते हैं, जब आप स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तो आपको अकेला एक पार्टी दिखाई देती है जी, एक नेतृत्व दिखाई देता है, वो आपको कांग्रेस दिखाई देती है। आप देखिए, उसमें गांधी को आप उठा लीजिए, आप नेहरू जी को उठा लीजिए, आप सुभाष चंद्र बोस को उठा लीजिए। मैं नाम जानबूझ के कि फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बना लिया अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने ही पहली बार गांधी को बापू बोला था, राष्ट्रपिता बोला। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को उठा लीजिए, आप किसी को उठा लीजिए, नेम एनीवन, जितने बड़े लोग, जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हिंदुस्तान को आज़ाद कराने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, तो उन सब की जो गाइडिंग फोर्स थी और सबकी जो एनर्जी थी वो कांग्रेस थी। उसका शायद एक कारण ये भी था कि उस वक्त कोई दूसरे राजनीतिक दल उतने प्रभावी नहीं। ये गलत फहमी है। सब बहुत राजनीतिक दल थे, लेकिन जनता नहीं मानती। सारे के सारे राजनीतिक दल आकर के कांग्रेस में समाहित हो जाते हैं। हमने तो दूसरे राजनीतिक दल बनवाए। आचार्य नरेंद्र देव जी ने अपनी पार्टी बना ली, सोशलिस्ट पार्टी के, आप उठाइए। हमने तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इन्होंने बना ली, सुभाष चंद्र बोस साहब ने बना ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम तो अपने यहाँ भी नरम दल गरम दल रखते थे। जवाहरलाल नेहरू साहब की जब लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई जी, तो उन्होंने अपने खिलाफ लेख लिखने शुरू कर दिए। अपने खिलाफ लेख लिखने, वो किस उद्देश्य से? सिर्फ इससे कि कहीं ना कहीं लोगों को आलोचना करने का भी अवसर मिले, कहीं ना कहीं लोग ये समझें कि हर आदमी आलोचना की परिधि में है, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। अगर नेहरू साहब चाहते तो यहाँ ऐसा संविधान ले आते कि हमारे अलावा कोई होता ही नहीं, चीन टाइप का। लेकिन बहुदलीय लोकतंत्र को सींचा। नेहरू जी के खिलाफ लोहिया जी चुनाव लड़ते थे जी, आपके सामने उनको कितना सम्मान देते थे। तो ये सारी चीजें कांग्रेस ने जब दी हैं, तो जब आपको निराशा हो, आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लीजिए, आपको ताकत मिल जाएगी जी। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप जरूर लगाते हैं परिवारवाद का। गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार जो है, एक लंबे समय से एक ही परिवार बड़े पदों पर आसीन है, वही कंट्रोल कर रहा है, उसी से पार्टी चल रही है, वो नहीं है अगर तो कोई और नज़र नहीं आता है। ऐसा क्यों है? इतना मिथ्या आरोप है, इतना निर्लज्ज आरोप है कि कभी कभी तो इस आरोप का जवाब देने का भी मन नहीं करता। आरोप कौन लगाते हैं आप उनको देखिए, उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रोल रहा उनको देखिए, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश के निर्माण में उनका क्या रोल रहा उनको देखिए। जिस परिवार ने 43 साल जेल में बिताए हों स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, नेहरू गांधी परिवार ने 43 साल जेल में बिताए हैं,
जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, कमला नेहरू जी, स्वरूप रानी जी, आप रतन पंडित जी। रतन पंडित जी तो शहीद हो गए थे, जवाहरलाल नेहरू साहब के कजिन थे, लोग नहीं जानते उनको, कभी उनको आगे उन पर। फिरोज गांधी साहब, आप किसी को उठाइए, 43 साल जेल में, मुझे आरोप लगाने वाले कोई बता दे कि उनका एक दिन भी कोई जेल में रहा हो। आंदोलन में जब ये परिवार ने अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तन भी, मन भी, धन भी, जब आजादी आई, जब जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करी, उस ड्यूरेशन में उन्होंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति जो है वो देश के नाम कर दी। स्वराज भवन भी, नेहरू भवन क्या नाम, वहां का आनंद भवन भी। उस परिवार को लेकर के जब लोग आरोप लगाते हैं तो दुख और गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा। रही बात परिवार, परिवार हमारी पूंजी है। हम तो कहते हैं कि लाओ ऐसा परिवार ना कोई जिसने 2-2 शहीद दिए हो। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गई, किसी की उंगली कटी है? किसी एक आदमी की उंगली कटी हो? हमारी कौन सी झीरम घाटी थी, पूरी की पूरी कांग्रेस की एक पीढ़ी खत्म हो गई वहां, महेंद्र कर्मा से लेकर के शुक्ला जी तक। बिल्कुल किसी की उंगली कटी? क्या है संबंध इनके लोगों के नक्सलियों से? बताएंगे ये लोग। इनके जो संबंध अंग्रेजों से थे, आप बताओ मेरे को। आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ, किसी का नाम ले लो आप। जिस वक्त हम आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री बन करके बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर लाठी चला रहे थे और लेटर लिख रहे थे, 9 पॉइंट बता रहे थे उनको कि साहब कैसे कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आप प्रताड़ित कर सकते हैं। ये लोग हमें बताएंगे। तो परिवार तो हमारी मूल भावना के अंदर है, परिवार हमारी पूंजी है। जिस परिवार ने शहादत दी है वो परिवार हमारा सीमेंटिंग फोर्स है, हमारी ऊर्जा है, और हमें अपने परिवार पर गर्व है। हां, जिन लोगों को शर्म हो वो अपने परिवार की बात ना करें। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से खुल करके, जिनके पास परिवार है उनके यहां, राजनाथ सिंह के पास परिवार है, धूमल के पास परिवार है, गोयल के पास परिवार है, जेटली के पास परिवार है, सुषमा स्वराज के पास जितने के पास परिवार है, वो सारे के सारों के बच्चे यहां पर राजनीति में हैं। जिनके पास परिवार नहीं होंगे, जो अपने सारे नाते रिश्तों को दूर भगा देंगे, वो क्या परिवार की बात करेंगे। सुरेंद्र जी, अब मैं असल मुद्दे पर आता हूँ। जो वर्तमान में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तारीख घोषित हो चुकी है, अलग अलग चरणों में, अलग अलग जगह पर। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में है। किस तरह से देखते हैं आप 5 राज्यों के चुनाव को? खासकर कांग्रेस इस समय जिस स्थिति में है, क्या लगता है आपको? क्या कर्नाटक जैसा जादू हर जगह चल पाएगा? किस तरह की क्या तैयारी? देखिए, मैं 2 राज्यों में तो खुद होकर के आया हूँ, राजस्थान में, और पिछले 1-1.25 महीने से मैं मध्य प्रदेश में। बदलाव की हवा चल रही थी चुनाव घोषित होने से पहले जी। और जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई है उस दिन बदलाव की आंधी आ गई है। उससे पहले पुलिस वाले कुछ डर रहे थे, कुछ अधिकारी डर रहे थे, जनता में बदलाव की हवा थी, लेकिन जैसे चुनाव की घोषणा हुई वो आंधी में बदल गई। हम मध्य प्रदेश में बहुमत से आगे कितना आगे जाकर के रुकेंगे हमें खुद नहीं पता, क्योंकि चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं, जनता लड़ रही है हमारे पक्ष में, बदलाव के पक्ष में जनता लड़ रही है। क्योंकि 18 साल का कुशासन यहाँ पर, व्यापम इसी राज्य में हुआ, 60-60 हत्याएं व्यापम के नाम पर इसी राज्य में हुई, नर्सिंग के कोर्सेज 8-8 साल में इसी राज्य में हो रहे हैं। हिंदुस्तान में 5 साल से कम के बच्चे 55% बौने बच्चे हो रहे हैं शिवराज के राज में, भाजपा के राज में। शर्म की बात है। अबोध बालिकाओं पर यहीं पर दुराचार मध्य प्रदेश में नंबर 1 हो रहा है। आदिवासियों को कुपोषण और दुराचार नंबर 1 यहीं शिवपुर में, शिवपुर में, कहाँ कहाँ आप नाम ले लेंगे। रोज की रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यहीं पर दलित के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है सामंतवादी ताकतों के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को नेता कहते हैं। यही मध्य प्रदेश है। तो ये सब लोग मन बना चुके हैं कि मामा तो गयो। राजस्थान की आप बात कर लें, राजस्थान में मैं आपको बताऊं, मैं रह करके आया, बीकानेर था, जोधपुर था, वहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। 30 साल में पहली बार अशोक गहलोत साहब की योजनाएं आम आदमी तक जा रही है। लोग लोकल एमएल से प्रश्न करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत साहब से, सरकार से कोई प्रश्न नहीं करता। वो कहते हैं साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया। और आप इस चीज को देखिएगा कि राजस्थान में हम प्रचंड बहुमत से रिपीट करेंगे।
उसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ में तो कहते ना कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। वहां तो फ्रैक्चर्ड भारतीय जनता पार्टी है और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सशक्त कांग्रेस पार्टी इस वक्त वहां काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं वहां पर। उसी तरीके से तेलंगाना में आप देखिए कि पिछले 15 सालों का जो कुशासन है बीआरएस का, टीआरएस थी पहले, अब बीआरएस हो गई केसीआर का, उसके प्रति लोगों के मन में रोष है। एक परिवार ने सारा का सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। वहां जो हम लोगों ने जमीनें अलॉट की थी इंदिरा जी के नाम पर, वो सारी जमीनें डेवलपमेंट के नाम पर लेकर के एक परिवार को दे दी जा रही है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में कमीशन खोरी। और जिस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी और वो ओवैसी वाली पार्टी एमआईएम जो है, ये तीनों पार्टियां बीआरएस, एमआईएम और भाजपा मिलकर लड़ रही हैं चुनाव। किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ, जो कि हम 15 साल से सत्ता में नहीं है। तो वहां पर भी हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। मिजोरम की आप बात कर लीजिए, तो मिजोरम में तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा मैं नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा, बगल में मणिपुर जल रहा है। ऑफिशियल बयान है उसका, मेरा ये बयान नहीं है। आप स्थिति देख लीजिए। तो वहां पर भी हमें तो ऐसा लगता है कि हर जगह पे हम इस वक्त हैं और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के सहयोग से, नेतृत्व से 5-0 की जीत लेगा। सुरेंद्र जी, आप ये ज़रूर कह रहे हैं कि जहां पर आप सत्ता में वहां एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात कहते हुए कांग्रेस ये मान रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है। ऐसा आखिर क्या लग रहा है आपको कि एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में तो आपको लग रही है, लेकिन छत्तीसगढ़, जैसे आपने कहा, राजस्थान में नहीं है? अगर हमें बहुत ईमानदारी से जो जवाब आपका हो मेरा, अगर एंटी इनकम्बेंसी हमें मध्य प्रदेश में लगेगी, हम स्वाभाविक रूप से विपक्ष हैं। लेकिन इस बार तो पहली बार भाजपा को लग रही है। अगर नहीं लग रही होती तो शिवराज को नहीं घोषित कर देते उनका नाम आपके सामने, कि शिवराज जी को 5वीं लिस्ट में घोषित किया। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी किसी भी मुख्यमंत्री की? 1952 से आज तक चुनाव उठाइए, मुख्यमंत्री का नाम और प्रदेश अध्यक्ष का नाम पहली लिस्ट में होता है। ये कोई चुनावी रणनीति भी हो सकती है। कौन सी रणनीति साहब? आप अपने आदमी को राजनीति में बेइज्जत कर रहे हो। मतलब बेइज्जत करना अगर रणनीति है तो ऐसी रणनीति भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, क्योंकि उनके नाम पर एंटी इनकम्बेंसी है। ये मैं नहीं मान रहा, जनता भी तो मान ही रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मान रहे हैं। इसीलिए वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार शिवराज के नाम पर नहीं, कमल के नाम पर दो। इसके अंदर एक और वो है कि नरेंद्र मोदी जी को भी अपने नाम पर वोट मांगने में डर लग रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर है। 2014 में सुबह 9 बजे का सूरज था, 15 में जो चुनाव हुए 10-11 बजे का सूरज था, 2019 में दिन में 2 बजे का सूरज था, और अब 2023 में शाम के 5-5:30 बजे का सूरज हो गया है और वो अस्त की ओर जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कर्नाटक है, हिमाचल है। चलिए, आपकी अगर ये बात मान भी ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की रणनीति अपनाई है, कद्दावर नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा है, अमित शाह ने पूरी बागडोर मध्य प्रदेश में संभाल रखी है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जिस तरह से प्रचार में पिछड़ती दिख रही है, एंटी इनकम्बेंसी प्रत्याशी घोषित होने से पहले तो लग रहा था, मीडिया भी ये बात मान रही थी, लेकिन वर्तमान में जो पूरी परिदृश्य बदला हुआ नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी में डालने वाला जरूर दिखाई दे रहा है। देखो, चाणक्य तो एक ही है देश में और उसका नाम है रणदीप सुरजेवाला। कोई बुरा माने या कोई भला माने, कर्नाटक में करके दिखाया। और जिसको चाणक्य आप कह रहे हो यहाँ पे मध्य प्रदेश में अमित शाह जी को, नहीं, मैंने तो कहा नहीं, वो आप देखो, वो जिस जगह भी कहते अब की बार 200 पार, अब की बार 400, बंगाल में मुंह की खाई, कर्नाटक में मुंह की खाई, हिमाचल में मुंह की खाई। जिस जगह उस आदमी ने बागडोर संभाली उसने मुंह की खाई है। यहां पर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह साहब, इन दोनों की जोड़ी प्लस रणदीप सुरजेवाला सर की जो रणनीति है, जिस तरीके से उन्होंने सबको एक करके चला, तो पूरा प्रदेश कह रहा है कि जय कांग्रेस और तय कमलनाथ। इसीलिए हम में हिम्मत है कि हम जय कांग्रेस कह रहे हैं, तय कमलनाथ कह रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की आप मोटा बात कर लीजिए, जिस रणनीति की आप बात कर रहे हैं, ये कौन सी रणनीति होती है कि 750 किसानों के हत्यारे को
कृषि मंत्री को आप यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ा दे रहे हैं। कृषि विभाग में कोई काम ही नहीं है क्या? प्रहलाद पटेल को चुनाव लड़ा दे रहे हैं, कोई काम ही नहीं है क्या उसके मंत्रालय में? वो एक बल्लेबाज का पिता है, वो जो बल्ले से मारा करता है, क्या नाम उसका, विजयवर्गीय कैलाश। वो कहता साहब मेरे को तो हेलीकॉप्टर में घूमना था, यहाँ उतार दिया। इनके यहाँ आज की डेट में प्रत्याशिता की कमी हो गई है। और एक हम लोगों की तरफ कहावत है ना कि फिसल गए तो हर हर गंगे, तो फिसल गए ये तो अब हर हर गंगे ना हमारी रणनीति है। इनकी जितनी रणनीति है, जनता सबकी हवा निकालने के लिए तैयार बैठी है। हम में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन जनता हमारे पक्ष में चुनाव लड़ रही है। हमारी किसी भी कमी को जनता दूर करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाने का मन बना चुकी है, क्योंकि 18 साल में जनता को इन्होंने लूटा है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक कोई आदमी ऐसा नहीं मेरे को मिलता जिसको कोई ना कोई शिकायत ना हो, जो ये ना कहता हो कि साहब शिवराज की सरकार ने लूट लिया। सुरेंद्र जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने बात कही कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी की जी, इस जोड़ी के बीच भी कहीं कुछ ना कुछ खटास दिखाई दे रही है। प्रत्याशी चयन में बहुत सी बातें सामने आई, कपड़े फाड़ने वाले कुछ बयान सामने आए, कमलनाथ की नाराज़गी सामने आई। छिंदवाड़ा में प्रत्याशी घोषणा करने की बात आई तो वो नकुलनाथ खुद घोषणा कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई घोषणा नहीं हो रही। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आम आदमी के पास जब पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सोचता है कि जब अंदरूनी कलह इतनी चल रही है तो ये हमको क्या दे सकते हैं। आपने शोले देखी थी जी, उसमें जय और वीरू की जोड़ी थी जी। कई चीज़ों में आपस में सहमत भी नहीं होते थे, सिक्का उछालते थे। उपमा अच्छी थी। तो मैं आपको बताऊं, ये जोड़ी जय और वीरू की है जी। एक चीज जान लीजिए, और गब्बर को मार के आएगी। राजनीतिक गब्बर को राजनीतिक रूप से मार के आएगी। गब्बर कुछ भी कर ले, कोई साजिश रच ले, कोई साजिश रच ले, जय वीरू की जोड़ी नहीं टूट सकती। हमारे अंदर मतभेद भी होते हैं, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि दो आदमी है, काम करने के तरीके भाई हर आदमी का। लेकिन हमारे मतभेद विवाद संवाद से ठीक हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर वो डेड डेमोक्रेसी नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया तो वो हो गया। हमारे यहाँ पूरी वार्ता होती है, बातचीत होती है। हमारे यहाँ टिकट बिकते नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारे यहाँ टिकट बदले गए। बिके हुए टिकट बदल सकते, तो ये तो किसी दबाव में ही बदले जाने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, दबाव हम मानते हैं इस बात, असंतोष हम भी इसको भी स्वीकार करते हैं। आपको कोई भाजपा वाला नहीं मिलेगा स्वीकार करने वाला। क्या नाम, हमारे यहाँ जनता ने दबाव दिया, हमारे यहाँ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने दबाव दिया। हमको लगा कि उनका दबाव बिल्कुल जायज है, हमने कहीं कोई चूक करी है, हमने बदल दिए, क्या बुरा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यहाँ टिकट बिके हों या ऊपर से आए हों, है हिम्मत उनकी एक भी टिकट बदलने की। भाई कपड़े तो हमारे यहाँ कहे गए बातचीत में, उदाहरण के तौर पर एक मुहावरे के, उनके यहाँ तो कपड़े फटे हैं, रिवाल्वर निकली है, मारा पीटी हुई है, भूपेंद्र यादव के सामने हुई है, शिवराज सिंह चौहान के सामने हुई है। कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं जिसके सामने, मतलब आपने कभी यहाँ ग्वालियर में बैठे हो, 200 साल का इतिहास है ये जो ज्योतिरादित्य के महल का, कभी महल पर लड़ाके क्या नाम कार्यकर्ता चढ़ गए थे क्या? कभी गेट पर पहुंचे थे, उनके गार्ड को मारा। तो मारपीट और झगड़े तो हो रहे हैं वहां, जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो जय वीरू की जोड़ी काम कर रही है और मिल करके गब्बर को मारेंगे। आपने महल की बात की तो सिंधिया जी की याद मुझे भी आ गई। क्या बात, 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल अंचल की जो हैं, उन पर कहीं ना कहीं सिंधिया जी का प्रभाव देखा जाता है। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती के रूप में इस समय आप देख रहे हैं उनको? हमें बड़ी खुशी हो रही है। मैं बताऊं आपसे, जब मैं नहीं आया था यहाँ, मुझे लगता था कि क्या कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, बहुत तिकड़मी है। लेकिन यहाँ आकर के देखा तो मामला उल्टा है। सिंधिया जी ने हमारी पार्टी को छोड़ करके, गद्दारी करके हमारे ऊपर, हम कांग्रेसियों के ऊपर कृपा करी। इतनी कृपा करी कि हमारे यहाँ नेता पैदा हो गए। नहीं तो सिंधिया जी के आदमी पैदा होते थे। कोई 70 साल का है तो उसका भी नाम लिया जा रहा है, कोई 80 साल का है तो उसका भी ज्योतिरादित्य नाम ले रहे हैं। शर्म नहीं आती थी। अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ऐसी हमारी पार्टी छोड़ करके हमारे ऊपर वो किया कि मैं क्या बताऊं आपसे। हमारे यहाँ लीडरशिप डेवलप हो गई। हमारे यहाँ लोकल में हर जगह पे लीडर्स आ गए हैं सामने, चुनाव जीत रहे, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। आप बताओ ना,
कि 52 साल में कभी यहाँ पे हमारा मेयर हुआ था क्या? शोभा सिकरवार हो गई। जो चीज सिंधिया के रहते कभी जिंदगी में नहीं हुई, वो हमारा मेयर यहाँ हो गया। लीडरशिप हमारी डेवलप हुई। आप देखो, आप हमारे क्या नाम एमएलए को देख लो, यहां पर अब इनका दाल नहीं गलने वाली है बिल्कुल। कारण क्या है कि बड़े महाराज को यानी माधवराव जी की तस्वीर तक पुष्प नहीं चढ़वा पाए। अपने पिता की तस्वीर पर जो बेटा पुष्प न चढ़वा पाया हो, ऐसे आदमी को, ये भी सिंधिया स्कूल में जब हुआ था फंक्शन, अपने पिता की उस पर, क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस में थे। मतलब हद दर्जे की छोटे आदमी। राजा का भी छोटे मन का होता है। मैंने तो यहां सुना, यहां पर मैं देख रहा हूं, सभी लोग मुझे बता रहे हैं, हमारे तमाम साथी यहाँ के कह रहे हैं कि साहब दान में दी हुई जमीन वापस ले ली, कोटेश्वर मंदिर की जमीन वापस ले ली, भूतेश्वर मंदिर की जमीन वापस ले ली, एक इंटर स्कूल की जमीन वापस ले ली, और बनाया क्या वहां पे? मैरिज हॉल। शर्म नहीं आती? इतने छोटे मन का कोई राजा हो सकता है? जनता सबक सिखाने के लिए आतुर बैठी है यहाँ पर। आपने बातचीत में इंडिया के गठबंधन की जो बात कही, INDIA गठबंधन में आप राष्ट्रीय स्तर पर जो अलायंस है, वो तो आप 2024 के लिए शायद उसका गठन किया गया। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए, JDU ने भी 10 उम्मीदवार उतार दिए, आम आदमी पार्टी पूरे सीट्स पर उतारने की बात कर रही है। तो मध्य प्रदेश में तो आपका झगड़ा चल रहा है, युद्ध हो रहा है। ऐसे में कैसे आप इसको झगड़ा क्यों मानते हैं? झगड़ा क्या, या प्रतिद्वंदिता तो है ना, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। प्रतिद्वंदिता का तो स्वागत है। तो इससे तो बीजेपी को फायदा होगा। बिल्कुल नहीं। गुजरात चुनाव तक इंडिया गठबंधन नहीं बना था। गुजरात चुनाव तक इंडिया गठबंधन सभी पार्टियों की, देखिए गठबंधन हमारा राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। गुजरात चुनाव तक क्या नाम इंडिया गठबंधन नहीं हुआ था। आप पार्टी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, हमने भी उसके खिलाफ चुनाव लड़ा, हमें नुकसान हुआ और अपनी जगह। लेकिन अब हम 2024 के लिए गठबंधन में हैं। राज्यों में हमारा गठबंधन नहीं है। जिन जिन राज्यों में जो जो लोग सबल लोग हैं, वो चुनाव अपना अपना लड़ रहे हैं, और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि विधानसभा में हम साथ मिलकर के लड़ें। अलग अलग भी जो चुनाव, चाहे अखिलेश जी भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं और JDU भी यहाँ पे अलग चुनाव, आप भी लेकिन कोई भी शख्स कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से चुनाव लड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो अगर एक साथ आते, अगर ये अलायंस MP में ही अगर इस तरह से चलता, तो बहुत आसानी से हर पार्टी के राज्यवार स्थितियां अलग अलग, देश की स्थिति अलग होती है, राज्य की स्थिति अलग। राज्यवार स्थितियां ये हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने गठबंधन, क्योंकि राज्य के लिए था नहीं, तो इसलिए हमने पहले बात नहीं की थी। जब बात नहीं की थी, हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही थी। अपनी तैयारी में सब लोगों ने चुनाव लड़ा। और एक चीज तय है, अखिलेश जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा अपने चुनाव प्रत्याशी उतारने से पहले कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ रहा हूँ। आप पार्टी बहुत स्पष्ट कह रही भाजपा के खिलाफ, JDU भी भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, और हम भी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि हम भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं, अपने साथियों के साथ जीतने भी जा रहे हैं। कुछ नोकझोंक का एक वायरल वीडियो भी हुआ था। नोकझोंक तो देखिए, कमलनाथ जी ने बोल दिया था। स्वस्थ नहीं, कमलनाथ जी ने और अखिलेश जी ने जो बोला है, वो बीती बात विसार दे आगे की सुन ले। जो एक तमाम दबाव होते हैं आदमी के ऊपर, उसके बाद बातचीत हो गई है, सारी चीजें सेटल्ड है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ 250 घोटालों का आरोप लगा रही है। इसके कोई सबूत होंगे आपके पास? इसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत आपने दर्ज कराई है? जनता जब ये सुनती है कि 250 घोटाले बीजेपी सरकार ने किए हैं, तो निश्चित रूप से वो भी जानना चाहती है कि किस तरह के घोटाले हैं। क्या भविष्य में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो जनता को इनसे कोई फायदा पहुंचेगा? निश्चित तौर जितने घोटाले सब पे प्रमाण दिए, सब अखबारों में हैं। हमसे कुछ जगहों पे पहले अखबारों ने छापे, चाहे वो खनन से लेकर के हो, चाहे व्यापम से। व्यापम में 60 हत्याएं हो चुकी हैं। अगर CBI जांच कर रही है, लेकिन क्या जांच कर रही है आपके सामने। इसी तरीके से किसी भी विभाग में आप आ जाइए। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमें दुख होता है कि अगर इन्होंने किसी अडानी के खिलाफ घोटाला किया होता तो समझ में आती, लेकिन अडानी के लिए घोटाला करते हैं, गरीब विभागों में घोटाला, जहाँ से गरीब की योजनाएं चलती हैं, जहाँ से बच्चों की योजनाएं चलती हैं, जहाँ से पोषण दिया जाता है, उन सब जगहों पे इन्होंने घोटाले किए। अफसोस इस बात का, दवा में घोटाला किया,
पोषण में, बाल विकास पुष्टाहार में घोटाला किया, इन्होंने दरोगा की भर्ती नहीं करी, इन्होंने व्यापम में घोटाला किया, इन्होंने सड़क पे घोटाला, मिस्टर 50% ये लोग कहलाए, इन्होंने खनन के नाम पर घोटाला किया। वहाँ एक पता नहीं कौन सा एक बड़ा अच्छा मंदिर है, उसके आसपास की ज़मीन वहाँ का लीज माफिया, खनन माफिया कहता है कि सब हम आपको दे देते हैं ज़मीन, पुलिस की भी जिम्मेवारी हमारी है। वहाँ के मंदिरों का संरक्षण खतरे में आ गया, भगवान नीलकंठेश्वर भगवान का मंदिर है वहाँ पर। तो ये सारे घोटाले जो इन्होंने किए हैं, समय आने दीजिए, सबकी जांच होगी और पूरी तरीके से वैधानिक कार्रवाई होगी, और जो भी इसमें होगा छोटे बड़े की परीक्षा किए बगैर सबके खिलाफ कार्रवाई। सुरेंद्र जी, वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रचार में पिछड़ती दिख रही है। बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो कहीं अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, बीजेपी इससे कहीं फ़ायदा उठाती दिखेगी? भाई मैं तो हैरान हूँ, शायद मीडिया में हम लोग ज़्यादा नहीं दिख पा रहे होंगे, लेकिन 6 से 7 सभाएं राहुल जी कर चुके हैं, खड़गे जी आ चुके हैं, प्रियंका गांधी जी आ चुकी हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी लगातार सक्रिय हैं, अरुण यादव जी सक्रिय हैं, अपना राहुल अजय सिंह जी सक्रिय हैं, यहाँ पर हमारे गोविंद सिंह साहब हैं, वो सारे पूरी तरीके से सक्रिय हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है, अभी आज ही दमोह में प्रियंका गांधी जी ने ऐतिहासिक भीड़ को संबोधित किया है, ऐतिहासिक सभा को, और इससे कुछ दिन पहले ही प्रियंका जी यहाँ ग्वालियर में संबोधित करके गई थी, लंबा समय हो गया। उससे पहले तो आज प्रियंका जी दमोह में है, आज राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में हैं। तो लगातार हमारे बड़े नेता जो हमारे पास, जिनको हम बड़ा नेता कहते हैं, तो लगातार हमारे साथ में हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और जो मेन स्ट्रीम का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके ऊपर तमाम नैतिक अनैतिक दबाव हैं, तमाम धन के और तमाम और चीज़ों के दबाव हैं, और वो मीडिया किसने खरीद रखा है, कौन मालिक है उनका, वो भी। मुझे तो आश्चर्य है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं कोई दबाव इसके बाद आ जाए आपके ऊपर। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीजेपी जो है वो विकास कार्यों के नाम पर जनता के बीच वोट मांगने जा रही है, ऐसा उनका कहना है, और वो ये भी कह रही है कि बीमारू राज्य का जो टैग है वो मध्य प्रदेश के ऊपर से हटाया, ये शिवराज सरकार के कारण ही हुआ है। क्या कहेंगे? अब पता नहीं बीजेपी अपने कौन सी बातें, कौन से विकास की बात कर रही है। मैं तो जिस दिन भोपाल में उतरा रेलवे स्टेशन से, उतरते ही दाहिने हाथ पे पुल था, वो गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, मेरी समझ में नहीं आया। मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ के चावल को जीआई टैग अभी तक क्यों नहीं दिला पाई है। मुझे तो नहीं पता कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अबोध बालिकाओं का बलात्कार यहाँ ही क्यों होता है। मुझे तो ये भी नहीं दिख रहा था, मैं आपको बताऊं, कि छोटे छोटे गरीब बच्चों का जो पोषण था बाल विकास पुष्टाहार का, उसको जो मतलब 10-10 टन एक एक स्कूटर पे कैसे ले गए लोग, स्कूटर का नंबर है वहाँ सप्लाई करने। जिस तरीके के घोटाले इन लोगों ने किए, जिस तरीके का बाल विकास पुष्टाहार में घोटाला किया, जिस तरीके मतलब हर गरीब की योजना में, आदिवासी की योजना में घोटाला ही घोटाला किया है। हाँ, बीमारू से इन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने उठाया है। जो भारतीय जनता पार्टी के कुपोषित नेता थे वो सुपोषित नेता हो गए। आज बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, पेट उनका बड़ा हो गया है, एकदम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, 4 फॉर्च्यूनर आगे 4 फॉर्च्यूनर पीछे चल रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश तो बद से बदतर हो गया है। आपके सामने गांव में 5 घंटे बिजली आ रही, कहाँ से बीमारू राज्य की आप बात कर रहे हैं? इस ग्वालियर के क्षेत्र में, आप तो यहीं के हैं, मुझे बता दीजिए पिछले 10 साल में कौन सा नया उद्योग आया? कोई एक नया उद्योग आया हो बता दीजिए, कोई एक नया पावर स्टेशन लगा हो बता दीजिए, कोई एक नया पावर हाउस लगा हो बता दीजिए। गांव में 5 से 10 घंटे की बिजली नहीं है और आप कह रहे हैं कि राज्य बीमारू से ऊपर आ गया। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जरूर हुआ है, वो बीमारू से ऊपर उठ गए, इसको हम सहमत हैं। सुरेंद्र जी, आप ग्वालियर पे प्रभारी भी हैं। 6 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस की झोली में आप मानते हैं? 6 की 6, और जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, सतीश शिकरवार सुबह 10 बजे जीत जाएंगे। और ये जो आपकी ग्वालियर विधानसभा सीट है, यहाँ सुनील शर्मा आपके प्रत्याशी, इनका एक विरोध भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। देखिए, जो आपके मतभेद होना एक स्वाभाविक है। 4000 से ज़्यादा टिकटार्थी थे, सभी लोग जीतने वाले थे। केंद्रीय नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने जिसके पक्ष में फैसला किया, बाकी लोगों को स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत
दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन सबकी मान मनोबल हो गई है, सब मान गए हैं पूरी तरीके से। जिन जिन लोगों की आप सुनील शर्मा जी के खिलाफ बात कर रहे थे, वो सब मैं कल मिला था उनमें से 2 लोगों से, और सभी लोग पूरी ताकत से सुनील शर्मा को जिताने में लगे हुए हैं। साहब सिंह जी हो तो भी जीत रहे हैं, सारे प्रवीण पाठक हो तो भी जीत रहे हैं, नाम लेने से वो नहीं, सभी लोग चुनाव बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। डबरा वाला सुरेश राजे भी चुनाव बहुत अच्छे उससे जीत पाए, मैं होके आया। सुरेश जी, कुछ सर्वे जो पहले थे, कुछ 2 महीने पहले की अगर बात करें, और वर्तमान के कुछ सर्वे, उसमें भारी अंतर देखा जा रहा है। कांग्रेस की सीट्स बहुत कम घटती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या मान रहे हैं आप? मैंने तो कल ही एक सर्वे दिखा था, उसमें 146 दिखा रहे थे। कल का है सर्वे, किसी ने मेरे को दिखाया, न्यूज चैनल का है, आपके चैनल पे नाम लेना ठीक नहीं। 146 दिखा रहे, जबकि हमारा प्रतिद्वंदी हमारा विरोधियों का चैनल है। तो मैं आपको बताऊं, एक मोटा मोटा अनुमान आप कितनी सीट्स मानते हैं आपके नजरिए से? देखिए, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जिस तरीके से दिख रहा है, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ, 156 पार करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भरोसा रखे हुए हैं वो आप उसमें कामयाब हो पाएँ, सफलता हासिल कर पाएँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही बात कहता हूँ आपसे, आपके उसमें आपके साथियों को जो मध्य प्रदेश में सुने, कि साथियों विचलित नहीं होना है। एक फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। रहजन डकैतों को कहते हैं। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। तो सुरेंद्र जी के इस खूबसूरत शेर के साथ ही खास मुलाकात में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।